मुताबिक होंगे। और कलम न्यूज़ से गुरदेव सिंह सैनी हनुमानगढ़ से लाइव अभी हम हुए हैं। कोरोना पर करेंगे बातचीत। कोरोना रोग की जो दूसरी लहर आई है पूरे देश के अंदर, इसके लिए हाहाकार मचा हुआ है। और सरकारें कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई अन्य हो, सभी के आगे यह समस्या उत्पन्न हो चुकी है कि किस प्रकार कोरोना जो दूसरी लहर देश के अंदर आई है उससे लोगों को कैसे बचाया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री के स्तर से और मुख्यमंत्रियों के स्तर से आपस में बातचीत भी चल रही है, वार्ता कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने स्टेट के बारे में प्रधानमंत्री को राज्य की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10-12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक की है, ऑनलाइन बैठक की गई है। और प्रत्येक राज्य की जो कोरोना दूसरी लहर की स्थिति है इसके बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। हालांकि आपको बता दें कि ऑक्सीजन को लेकर ज़रूर पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण भी कर रही हैं। कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर खास करके ऑक्सीजन की कमी को लेकर केजरीवाल सरकार ने जहाँ एक और बीजेपी पर हमले बोलने का काम शुरू कर रखा है, वहीं दूसरे राज्यों के अंदर अगर राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ऑक्सीजन की और वैक्सीन दोनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र से सहायता देने के लिए और केंद्र की तरफ से वैक्सीन की निःशुल्क व्यवस्था करने की जहाँ एक और मांग रखी है, वहीं दूसरे राज्यों से भी यही मांग आ रही है। और आज एक विवाद का विषय भी बना कि प्रधानमंत्री लाइव जो है मुख्यमंत्रियों से वार्ता कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कोरोना की दूसरी लहर से कैसे बचा जाए। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप भी लगाया गया प्रधानमंत्री के द्वारा कि उन्होंने जो है आज की जो बैठक थी उसका प्रोटोकॉल तोड़ा गया है। लाइव उन्होंने अपनी तरफ से क्यों किया गया, हालांकि लाइव जो किया गया है वो मीडिया के सामने और आम जनता को यह मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार किस प्रकार काम कर रही है। उनका उद्देश्य यही था कि किस प्रकार हम काम कर रहे हैं, कोरोना को रोकने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, परंतु हमारे सामने जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, उसका निस्तारण केंद्र सरकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए जनता सीधा जान ले कि केजरीवाल पूरे दिल्ली के अंदर क्या कर रहे हैं और प्रधानमंत्री खासकर मोदी सरकार के द्वारा उन्हें क्या क्या साधन, क्या क्या सुविधाएं कोरोना वायरस रोग को रोकने के लिए दी जा रही हैं। इस मकसद से उन्होंने लाइव किया था। हालांकि बाद में केजरीवाल ने इस बात का खेद भी प्रकट कर दिया है और जो मोदी के द्वारा लाइव करने पर केजरीवाल सरकार से नाराज़गी प्रकट की थी उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। हालांकि सरकारों के अंदर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं, परंतु देश के सामने, राज्यों के सामने एक ही समस्या है कि कोरोना वायरस रोग से लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे लोगों की सुविधा के लिए साधन जुटाए जाएं। हालांकि सरकारों पर कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आरोप लगाते हैं और लगते रहेंगे कि पहले एक वर्ष जब देश के अंदर कोरोना आया था तो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूरे एक साल के अंदर सरकारों के स्तर से क्यों नहीं की गई, यह आरोप भी लगते रहते हैं। और अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो गंभीर स्थिति देश के सामने है। इस स्थिति से निपटने के लिए, इसकी व्यवस्था करने के लिए, साधन जुटाने के लिए
हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर से भी राजस्थान से सभी भामाशाहों से, सभी लोगों से, सभी पार्टियों से, सभी नेताओं से बार बार अपील की जा रही है कि हमें मिलजुल कर इस लड़ाई से लड़ना है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत के द्वारा कोरोना को लेकर, कोरोना रोग की व्यवस्थाओं को लेकर प्रतिदिन राजस्थान के सभी जिलों के जिला कलेक्टरों से, पुलिस अधीक्षकों से, स्वास्थ्यायुक्त से और पुलिस के आला अधिकारियों से लगातार प्रतिदिन लगभग वार्ता की जा रही है। सभी जिलों का फीडबैक भी लिया जा रहा है और जो उन्हें तकलीफ़ है, जो उन्हें व्यवस्था करने में दिक्कतें आ रही है, समस्या आ रही है, उसके प्रति भी मुख्यमंत्री के द्वारा प्रबंध करने का प्रयास हालांकि किया जा रहा है, परंतु कई वित्तीय संकट, वित्तीय साधन जो होने चाहिए वो राजस्थान के अंदर नहीं होने का अशोक गहलोत के द्वारा आरोप भी लगाया जाता है और कहा भी जाता है कि हमें इन समस्याओं से जूझने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए, कोरोना रोग वायरस की व्यवस्था के लिए जहाँ एक और पैसा केंद्र सरकार से दिया जाए, दवाई दी जाए, वैक्सीन दी जाए। और ये भी बताना चाहेंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर कोरोना रोग वायरस को रोकने के लिए लोगों को घरों के अंदर सुरक्षित रहने के लिए, लोगों को ज़्यादातर बाहर बिना काम, बिना मतलब नहीं घूमने के लिए समय समय पर गाइडलाइन जारी की गई है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज 23 अप्रैल को भी राजस्थान के गृह विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्री और कलेक्टरों से राय करने के बाद एक गाइडलाइन जारी की गई है। उसके बारे में भी जानकारी देंगे कि क्या है राजस्थान के गृह विभाग की गाइडलाइन और हमें क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे दुकानें खुलेंगी, कैसे लोगों को बाज़ार के अंदर कौन सी दुकान कितने बजे तक खोलने की अनुमति होगी, ये सारा खुलासा हम करेंगे, सारी जानकारी देंगे। हमारा मकसद लाइव होने का एक ही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे कि राजस्थान सरकार के स्तर से क्या क्या नई गाइडलाइन जारी की गई है, कैसे लोगों को घर से बाहर आना है या नहीं आना है, अगर ज़रूरी काम है तो कैसे आना है और किन स्थानों पर कौन से दुकानें खुलेंगी, कौन सी दुकानें बंद रहेंगी। और कोरोना गाइडलाइन के बारे में आम जनता को बताने के लिए हम लाइव हुए हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे देश हो चाहे राज्य हो, उनको कोरोना गाइडलाइन की, सेंट्रल सरकार की जो बातें हैं, राज्य सरकारों की जो बातें हैं, वो पता लग सकें, जानकारी ले सकें और बचाव करने के जो तरीके हैं उसको अपना सकें। कलम न्यूज़ का उद्देश्य यही है, बताने का यही है कि हम सुरक्षित रहें। जो राज्य सरकारों की गाइडलाइन जारी की जाती हैं उसका अगर हम सभी पालन करने लग जाएं तो कोरोना जो रोग है, दूसरी लहर है, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। और इसीलिए जो है आज फिर राजस्थान सरकार ने एक कोरोना गाइडलाइन जारी की है, उसके बारे में भी आपको पहले बता देते हैं, फिर बीच में और बातें भी हम करेंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा जो आज कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है उसके लिए एक सारणी इन्होंने अंकित की है, जिसके अनुसार पूरे राज्य के अंदर दुकानें जो है खोलने का समय, कौन सी दुकान कब खुलेगी, कितने बजे तक खुलेगी। हालांकि आपको इसी बीच ये भी बता दें कि जो आज गाइडलाइन जारी की गई है ये 25 अप्रैल को 5 बजे से लागू होगी। यह इसलिए टाइम दिया गया है कि ताकि इस दौरान 2 दिन के अंदर लोगों को जानकारी हो जाए, कहीं सरकार पर यह आरोप नहीं लगे कि जो गाइडलाइन जारी की है उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको जानकारी के लिए कहीं लोगों को समय ना मिले। इसलिए सरकार के स्तर से जो आज गाइडलाइन 23 अप्रैल को जारी की गई है गृह विभाग के द्वारा, वो 25
25 अप्रैल से सुबह 5 बजे से लागू होगी। आपको क्रम वाइज बताते हैं कि कौन सी दुकान कब खुलेगी। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा, रिटेल, थोक, होलसेल दुकानें यह सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक, और इनका समय भी आपको बता देते हैं। प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही खुल पाएंगी। हालांकि पिछली गाइडलाइन के अनुसार सुबह दुकान खुलने से शाम 5 बजे तक समय किराना इत्यादि का रखा गया था, उसमें संशोधन अब कर दिया गया है। इसलिए आप सभी जान लें, चाहे दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी जो सामान खरीदने जाता है, बेचने जाता है, उनके लिए जानकारी ये ज़रूरी है कि समय को वो नोट कर लें। और प्रातः 6 से 11 बजे तक ये खुलेंगी। अगर हम पशु चारा से संबंधित खुदरा, रिटेल, थोक, होलसेल की दुकानों की बात करें तो सोमवार से ये शुक्रवार तक खुलेंगी। प्रत्येक सप्ताह का शेड्यूल बनाया गया है और प्रातः 6 से 11 बजे तक ही इसका समय खोलने का होगा। वहीं अगर हम कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें परिसर की बात करें तो सोमवार एवं शुक्रवार 2 ही दिन खुलेंगी। सोमवार और शुक्रवार प्रातः 6 से 11 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। वहीं अगर हम डेयरी एवं दूध की दुकानों की बात करें तो ये प्रतिदिन खुलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि दूध के बिना कोई भी जीवन चल नहीं सकता और हमें दूध जो है प्रतिदिन चाहिए, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ है। इसलिए सरकार ने यह गाइडलाइन जारी की है कि दूध की जो दुकानें हैं, डेयरी की है, वो प्रतिदिन खुलेंगी, लेकिन उनका जो समय है वो 2 भागों में बांट दिया गया है। वही एक और प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, यानी बीच का जो समय अंतराल है वह दुकानों को बंद रखने का सरकार का एक निर्देश दिया गया है। दोबारा फिर बता देते हैं कि दूध और डेयरी की जो दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी, परंतु प्रातः 6 से 11 बजे तक और सायं 5 से 7 बजे तक ही दुकानदार इसको खोल पाएंगे। बीच के अंतराल, बीच का जो समय, उसमें वह दुकान को बंद रखने के लिए जो है सरकार ने कहा है। भाई अगर हम मंडियों में फल एवं सब्जी, फूल मालाओं की दुकानों की बात करते हैं, सब्जी, फूल माला, फल, इसकी दुकानों की बात करते हैं, ये भी प्रतिदिन खुलेंगी, क्योंकि ये भी रोज़मर्रा की वस्तु है। लेकिन इनका समय जो निर्धारित कर दिया गया है प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक, प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। अगर हम सब्जियां, फलों के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा विक्रय जो करते हैं फल और सब्जी, वो भी प्रतिदिन कर सकेंगे, परंतु उसका जो प्रातः 6 से 11 बजे तक का ही समय सरकार के स्तर से रखा गया है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार के द्वारा लॉकडाउन की बजाय सख्त कदम उठाने की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से या तोड़ना भी आवश्यक है। सरकार के स्तर से ये कहा गया है कि इस महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ना आवश्यक है। इसीलिए लॉकडाउन के स्थान पर जो दुकानों को खोलने का समय उसको निर्धारित किया गया है। हालांकि लॉकडाउन लगाने से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, रोज़गार छिन जाता है, और जो मजदूरी करने वाले मजदूर हैं, जहाँ रेहड़ी लगाकर सामान बेचने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए रोजी रोटी का संकट भी खड़ा होता है। सरकार ने इसीलिए लॉकडाउन को लगाने की बजाय इसी प्रकार जो दुकानों का समय वो जो है वो निर्धारित किया गया। आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि बाज़ारों में जो इस टेबल के बारे में बताया गया 4, 5, 6, यानी डेयरी, दूध, मंडियां, फल, सब्जी, फूल मालाएं और सब्जी फलों के ठेले, साइकिल, रिक्शा पर जो मोबाइल वैन के जरिए जो है सब्जी बेचते हैं, इन तीनों बिंदुओं को छोड़कर बाकी जो है दुकानें हैं, जो ऊपर की दुकानें बताई गई थी, वे शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। यानी ये जो सब्जी, फूल मालाएं और
सब्जियों की मंडियों के और डेयरी के, ये दुकानें तो प्रत्येक सप्ताह खुलेंगी, परंतु जो अन्य दुकानें हैं वे शनिवार और रविवार को जो है नहीं खुल पाएंगी। उनके लिए सरकार ने जो है निर्देश दिए हैं कि अब ये दुकानें शनिवार एतवार को पूर्णतः बंद रहेंगी, दुकान नहीं खोलेंगे, और जो दुकान खोलेगा, जो अवहेलना करेगा, वो दुकानें सील की जाएंगी। हालांकि आपको बताना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ के अंदर लगातार जो कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं उनकी दुकानें सीज भी की गई हैं। प्रशासन सख्त भी हुआ है और हनुमानगढ़ के अंदर कलेक्टर ने जो कार्यग्रहण किया है, 2 दिन से उन्होंने लगातार कोरोना की बैठकें, कोरोना की हिदायतें, कोरोना के नियम, कोरोना वायरस को रोकने के कानून, जो सारी गाइडलाइन है वो समय समय पर जारी कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के अंदर खास करके अब सख्ती का रुख अपनाया हुआ है और कोरोना गाइडलाइन की पालना पूर्णतः करने के लिए जिला प्रशासन के स्तर से भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि और भी इसके अंदर बहुत से बिंदु दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि सभी की लिए जब परामर्श दिया गया है, जहाँ तक संभव हो बाज़ारों में खरीदारी हेतु सरकार ने ये भी कहा है कि खरीदारी जब आप करने जाएं तो कार, मोटरसाइकिल और अन्य साधनों को आप बाज़ार से दूर ही खड़ा कर दें, भीड़ भाड़ नहीं करें, पैदल ही जाएं, दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इस नारे को भी मुख्यमंत्री के द्वारा खासकर लोगों को बार बार समझाया जा रहा है और उसी के लिए उन्होंने कहा है कि आप दोपहिया वाहन, कार, मोटरसाइकिल, जीप या लेकर बाज़ार से दूर ही रहें, पैदल ही जाएं, दूरी बनाए रखें और भीड़ भाड़ नहीं करें। सब्जी अगर खरीदने जाते हैं तो एक और देखा गया है कि सभी लोग सब्जी मंडी के अंदर सब्जी लेने के लिए भागते हैं। थोड़े दिन के लिए प्राय मेहरबानी, ये हमारी तरफ से भी गुजारिश है कि प्रत्येक वार्ड के अंदर सब्जी की दुकानें हैं, ठेले हैं, कुछ दिन के लिए आप वहीं से सब्जी खरीदेंगे तो सब्जी मंडी के अंदर भीड़ कम रहेगी, भीड़ को नियंत्रण करने में सहायता रहेगी। कुछ दिनों के लिए आप जो है अड़ोस पड़ोस की दुकानों से सब्जी खरीदना शुरू कर देंगे तो बाज़ार के अंदर भीड़ को नियंत्रण किया जा सकता है। हालांकि बाद में आप जब ये कोरोना लहर ख़त्म हो कहीं से भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई बंदिश नहीं रहेगी, परंतु सरकार का यही कहना है कि आप यहाँ भी आपको अड़ोस पड़ोस के अंदर दुकान है, वहाँ से आप सामान खरीदें तो बाज़ार के अंदर जो भीड़ ज़्यादा रहती है उसमें कमी लाई जा सकती है। साइकिल का प्रयोग करें, रिक्शा, ऑटो रिक्शा का प्रयोग करते हुए खरीदारी करें, अपनी कारों को, अपनी वाहनों से कम जाने का प्रयास करें। और साइकिल जो है, आपको पता ही है सभी को कि आखिरकार देश के अंदर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार हमें कम दूरी के लिए साइकिल पर ही आने के लिए आगे आने वाले दिनों में आना ही पड़ेगा। इसलिए साइकिल पर आप कम से कम कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए, कोरोना की जो दूसरी लहर है इसकी अवधि के दौरान अगर आप साइकिल पर आएंगे तो साथ में आपका जो शरीर सही रहेगा, साइकिल चलाएंगे जो है मोटिवेशन भी होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने भी कहा है कि साइकिल का प्रयोग करें, रिक्शा का प्रयोग करें, चाहे ऑटो रिक्शा पर आएँ, लेकिन स्वयं के वाहनों को थोड़ा सा दूर रखें। इसलिए सरकार के स्तर से यह गाइडलाइन के अंदर बात कही गई है। और बिंदु संख्या 20 जो पहले दिया गया था, प्रोसेस फूड, मिठाई के व मिठान, बेकरी, रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति सरकार के स्तर से नहीं दी गई है। ये आप नोट कर लें। होम डिलीवरी आप कर सकते हैं, लेकिन मिठाई की दुकानें हों, चाहे आप बेकरी हो, रेस्टोरेंट हो, इनको खोलने की अनुमति सरकार के स्तर से बिल्कुल भी नहीं है। आप होम डिलीवरी ज़रूर कर सकते हैं लेकिन इनको खोल नहीं सकते। और पशु चिकित्सालय, उनसे संबंधित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक स्टाफ, पशु चिकित्सालय, स्वास्थ्य सेवाएं, बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि अनुमत रहेगा। इनको खोलने की अनुमति सरकार के स्तर से दी गई है। वहीं दूसरी ओर खनन विभाग, पंजीयन विभाग और आबकारी दुकानों आदि के संबंध में वित्त विभाग अलग से निर्देश
जारी कर रहा है, इसके लिए अलग से निर्देश सरकार के स्तर से जारी किए जाएंगे। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सरकार ने 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे तक विवाह जो समारोह है उसमें 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसकी पालना भी करनी चाहिए। और आपको हम तो कहेंगे कि कोरोना गाइडलाइन, कोरोना वायरस के दौरान मात्र एक विकल्प दिया गया है कि 50 ही व्यक्ति आएँ। हालांकि विवाह, शादी या रस्मों रिवाज, रीति रिवाज प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। अपने तरीके से प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों की शादी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और लेकिन अब जो समय है इसके अंतर्गत आप कम से कम व्यक्तियों को बुलाएं। 50 व्यक्तियों की गाइडलाइन दी गई है। उससे आपको एक तरह से रास्ता भी दिया है कि फजूल खर्ची आप रोक सकते हैं। ज़्यादातर लाखों में विवाह शादी पर जो खर्च होता था उसमें भी कमी ला सकते हैं। गरीब व्यक्ति के लिए जो 50 व्यक्तियों का जो टारगेट दिया गया है ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरीब व्यक्ति शादी ब्याह में खर्चा कम कर पाता है। उसके लिए जो 50 व्यक्ति का जो है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। 50 व्यक्ति ही शादी ब्याह में शामिल करें। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो सार्वजनिक परिवहन है, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवा में लगे वाहनों में, सरकारी वाहनों में पेट्रोल, डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा, रिटेल, थोक, होलसेल आउटलेट अपने यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी, परंतु निजी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी सेवा 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोली जाएगी। जिन्होंने गाड़ियों के अंदर डीजल पेट्रोल डलाना है वे समय भी जान लें, पहचान लें। इस बात को नोट कर लें कि सुबह जो है 7 बजे, दोपहर 12 बजे तक ही खोला जाएगा। एलपीजी गैस हो, चाहे डीजल पंप हो, चाहे पेट्रोल लेना निजी वाहनों के लिए। इसलिए जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि हमें इसके अनुसार चलना है। और जो गाइडलाइन की पूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं इसी के अनुसार जनता को चलने की अपील मुख्यमंत्री के स्तर से दी गई है। और उन्होंने यह भी इस गाइडलाइन के अंदर दिया है कि अगर जो गाइडलाइन दी गई है पुलिस को, प्रशासन को, नगर पालिका हो चाहे नगर परिषद हो, उनको विभागों को यह पावर भी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति इस गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा तो आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसीलिए सरकार ने यह एक्ट भी बनाया है, महामारी एक्ट। हालांकि बहुत पहले से बना हुआ है और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं, अभी हुई हैं। जुर्माना भी आपको बता दें कि इसके अंतर्गत बढ़ाया गया है। और उस जुर्माने को देखते हुए आपको यह सलाह दी जाती है, आपको यह निवेदन हमारी तरफ से भी है कि जो गाइडलाइन सरकार के स्तर से जारी की गई है उसका हमें पालन करना चाहिए। कोरोना वायरस रोग जो है अब जो दूसरी लहर चल रही है इसने पूरे देश के अंदर, पूरे राज्यों के अंदर, कई राज्यों के अंदर तो त्राही मचा रखी है। और दोष हम किसी को भी दे सकते हैं, चाहे सरकारों को दें, चाहे हम बीच में चुनाव की बात भी आई थी कि चुनाव के अंतर्गत जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ रैलियाँ हो रही हैं। ये राज्यों का काम है। राजनीतिक पार्टियाँ आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जो लगा रही हैं और लगते आए हैं, लगते रहेंगे। लेकिन हमें स्वयं को इस बारे में सोचना चाहिए और सोच के हमें जो है कोरोना की गाइडलाइन की जो पालना दी गई है उसके लिए हमें जो है ज़रूरत यही है कि हम निर्देशों की पालना करें और अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट रखें, खुश रहें। और जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें भी दी गई हैं, डॉक्टरों के द्वारा सलाह भी दी जाती है। यहाँ एक और आयुर्वेदिक के अंदर भी बहुत से नुस्खे हैं। आप जो है सलाह लेकर, डॉक्टर की सलाह लेकर, चाहे आयुर्वेद की बात करें, चाहे हम होम्योपैथी की बात करें, चाहे हम अंग्रेजी दवाइयों की बात करें, सभी के अंतर्गत डॉक्टर से सलाह लेकर, वैद्य से सलाह लेकर
उनके द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं, जो उनके द्वारा सलाह दी जाती है, अपने शरीर को अगर हष्ट पुष्ट रखेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाने के हम समय समय पर जो है उनके द्वारा बताई गई दवाइयों को लेंगे, तो हम इम्यूनिटी बढ़ाकर जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक शक्ति है रोग को सहने की, उसके लिए हम जो है तैयार हो सकते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऑक्सीजन की कमी पूरे देश के अंदर तराई तराई मच रही है। कलम न्यूज़ की एक जो अपील भी है कि पौधे कटते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, पौधे हम लगा नहीं रहे। ये ऑक्सीजन आखिरकार शरीर के अंदर कमी क्यों हो रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और कलम न्यूज़ की तरफ से आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पौधे लगाने के प्रति हमारी मुहिम भी चल रही है। मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़ के अंदर खासकर और भी संस्थाएं जो समय समय पर पौधे लगाती हैं, उनकी तरफ से भी अपील है कि अपने आसपास कहीं भी आपको स्थान मिले, पौधे से ज़्यादा लगाएं, प्रदूषण को कम करें, पर्यावरण को बचाएं। ये सारी बीमारी जो ऑक्सीजन की शुरू हुई है यहीं से शुरू हुई है, क्योंकि आधुनिक युग है, हम तरक्की करते जा रहे हैं। विज्ञान जो है तरक्की करे, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन विज्ञान को तरक्की करनी चाहिए, नए आधुनिक साधन आने चाहिए, नए नए उद्योग लगने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम परंपरागत जो पुरानी चीज़ें हैं, प्राचीन चीज़ें हैं, उनको छोड़ते जा रहे हैं। जो हमारे साथ जो घर के अंदर माहौल है उसके अंदर भी अंतर आया है, और घर के अंदर अगर हम खुश रहें, जो पुरानी परंपराएं हैं, बच्चों के साथ हम मिलें जुलें, बैठें, बातचीत करें, उनका दुख सुख सुने, अपना दुख सुख सुनाएं, तो हम खुश रह सकते हैं। ऐसी जो बीमारी है इससे बचने का ये भी तरीका है, क्योंकि इसमें कई तो भय के कारण जो है भयभीत होकर मर रहे हैं देश के अंदर। ये बातें भी सामने आई हैं, डॉक्टरों ने भी कहा है खुश रहें, आप भयभीत नहीं हो। कोरोना से लड़ना है, अपने को मिलजुल कर लड़ना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आदमी को अपना हौसला अगर बुलंद होगा तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी कठिनाई, बड़े से बड़े जो भी उसके दुख जो है आएगा उसको वो दूर कर सकता है। दुख बांटने से ही कम होता है, ये लोग कहते भी हैं, प्राचीन काल से बातें हैं। लेकिन हमें पर्यावरण के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। पृथ्वी दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, बहुत से ऐसे महान ऋषि मुनियों के दिवस आते हैं। उस मौक़ों पर अपने प्रेरणा दे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के प्रति जागरूक करेंगे तो जो ऑक्सीजन के सिलेंडर अब जो हम भागते हैं, ढूंढ रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे हमारा भी दोष है, मानव दृष्टि का दोष है, मानव स्वयं का दोष है कि हम पेड़ काटते जा रहे हैं, नए उसकी जगह लगाते नहीं हैं। सरकारें भी इसके अंदर जो है गंभीर नहीं है और समाज गंभीर नहीं है, हालांकि कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं। कलम न्यूज़ की तरफ से मुहिम भी चलाई हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का संरक्षण किया जाए, पौधों को लगाया जाए। हम जो समय समय पर इस संबंध में वीडियो भी जारी करते रहते हैं। आज भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है पर्यावरण के प्रति सजग हो जाएंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आ जाएंगे, तो फिर ये ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हम ढूंढते फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जान जोखिम में डाली हुई है और ऑक्सीजन नहीं मिलने से तराई तराई देश के अंदर मची हुई है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऑक्सीजन पौधों पेड़ों से जो ऑक्सीजन मिलती है वो लाखों करोड़ों की ऑक्सीजन पेड़ पौधे हमें देते हैं, हम उसको भूलते जा रहे हैं, पौधों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, अंधाधुंध कटाई हो रही है, चाहे वैध कहें चाहे वैध कहें, ये कटाई ये लंबे समय चल रही है। इसीलिए कलम न्यूज़ की तरफ से आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी भी देना चाहेंगे, प्रेरणा भी देना चाहेंगे, कहना भी चाहेंगे, निवेदन भी करना चाहेंगे, गुजारिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं ताकि हम ऑक्सीजन की कमी को दूर कर सकें, कोरोना गाइडलाइन की जो है पालना भी करें और पौधों को लगाने की मुहिम भी चलाएं ताकि हम ऑक्सीजन की जो कमी चारों तरफ हमें दिख रही है, शरीर हमें हष्ट-पुष्ट रहे, खुश रहे, फल फूल देखेंगे, पौधे देखेंगे, हरियाली देखेंगे, हमें इस शगुन मिलेगा, फल मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, छाया मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से यही गुजारिश है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते करते हमें इसका बात का भी ध्यान रखना है कि हमें पौधों की तरफ प्रेम जागना है, पौधों की तरफ लगाने के प्रति जागरूक होना है। आज के लिए बस इतना ही है और फिर हम कोई वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे और कोरोना गाइडलाइन के बारे में जो और कोई नई गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी होगी उसके बारे में आपको समय समय पर फिर जानकारी देंगे। गुरदेव सिंह सैनी का नमस्कार।